नोटिफिकेशन डाल दी क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये है क्लास नंबर 3 और ये आज अपना पूरा हो जाएगा। इवन दोस्तों आधे घंटे में ही हमारा आधे घंटे का पार्ट ही हमारा बचा हुआ है, तो ये अपना आज आप लोगों का पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था एक बार उसके कुछ क्वेश्चंस कर ले, है ना, फिर हम लोग बाकी का बचा हुआ पार्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। दोस्तों जो बोल रहे हैं बफरिंग, एक बार बैक करके वापस आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, जिनको भी बफरिंग बोल रहा हूं। और दोस्तों बफरिंग आपको इसलिए लगता है जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं ना तब आपको ऐसे शो होगा गोला गोला, लेकिन जब मैं क्लास से जुड़ जाता हूं तब आप लोगों को सब सही नजर आएगा। दोस्तों एक बार यस लिख दीजिए। सर आपकी फिजिक्स की क्लास दोस्तों अभी बायोलॉजी खत्म हो गया है, ये सॉरी केमिस्ट्री खत्म हो गया है, बायोलॉजी चल रहा है। जब बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। बताइए, ये इस बार ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव शरीर में जो वायु होती है वो किस अंग द्वारा ग्रहण करी जाती है? तो किसी भी बॉडी में एयर बेसिकली कहां से एंटर करती है? मैंने आपको बताया था, ये जो आपके नाक के छेद है इसको आप लोगों ने क्या बोला था? नॉस्ट्रिल बोला था। तो इसी से जो एयर होती है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएं। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा बनता है। क्या बनता है जल्दी से बताइए दोस्तों। जैसे मान लो हमारी मांसपेशियों की ये कोशिका है कोई, दोस्तों इसके पास में क्या है? ग्लूकोज है। अब देखो मान लो आप लोग बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हो, यानी आपको एनर्जी की जरूरत है आपकी मसल्स को। अब दोस्तों मान लो अब यार हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, लिमिटेड सप्लाई है, तो ऑक्सीजन मान लो आपकी बॉडी में नहीं है लेकिन आपकी कोशिका को एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है हमारी मसल्स की सेल में दोस्तों, पहले तो आपका ग्लूकोज आपका टूट जाएगा पायरोवेट में, है ना, ये पहला स्टेप आप लोगों का। क्लियर है क्या? इसके बाद में दोस्तों पायरोवेट बिना ऑक्सीजन के ही आगे आपका टूट जाएगा। और दोस्तों आपको क्या देगा? अगर आपको ध्यान हो तो कल मैंने आपको ये वाली टेबल बनाई थी, मैंने बताया था दोस्तों पायरोवेट जो होगा ना वो अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी में दोस्तों ये भाई एनर्जी देने के लिए दोस्तों फिर क्या होगा? ये बिना ऑक्सीजन के टूट जाएगा, तो एनर्जी मिल जाएगी, साथ में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, ध्यान से देखो दोस्तों। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन में क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज अल्टीमेटली टूट के मानते हैं एनर्जी देता है, लेकिन दोस्तों आपको क्या देता है साथ में? लैक्टिक एसिड बन जाता है। बिल्कुल हरिओम जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा ये क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए आ जाओ। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। क्या बात करते हैं? सॉरी, अरे कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? हाँ दोस्तों, इसमें एक अपन ने गलती कर दी है दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने गलती कर दी। क्या बोला जा रहा है कि दोस्तों एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज से बेसिकली आपका क्या बनता है? तो आपने बहुत जनों ने आंसर दे दिया लैक्टिक एसिड, मैंने भी आंसर दे दिया, लेकिन दोस्तों ये पूछ कहां पर आया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब ऐसा है, ऐसा थोड़ी है कि हमारी जो मसल्स की सेल है, मांसपेशियों की कोशिका जो है उसी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऐसा तो नहीं है। हमारी मसल्स सेल में जब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिल रही है। यहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है। तो जब अगर आप लोगों को प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, यानी मसल सेल की बात तो नहीं हो रही। फिर दोस्तों और कहां पर होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन? दोस्तों यीस्ट, ये भी एक जीव है, इसकी कोशिका में क्या होता है? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है तो आप लोगों का एनर्जी के लिए एनर्जी मिलती है, साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लस साथ में एथेनॉल भी। तो करेक्ट आंसर यहां पर एथेनॉल आएगा। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था ना। देखो यहां पर गलती के चांसेस थे, बहुत जने इसमें लैक्टिक एसिड डाल रहे थे, इवन मैंने भी पहली बार में लैक्टिक एसिड ही दिया, फिर जब ध्यान से देखा ना मैंने इधर CO2 लिखा है, तो अब हम लोगों को अपनी गलती समझ में आई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? जो ग्लूकोज होता है ना,
वो टूटता है पायरोवेट में या पायरुविक एसिड में। क्या इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्या? नहीं सर, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों अब देखो, कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनके पास में, जिनकी कोशिकाओं के पास में ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो ये आपका इससे एनर्जी बनाने के लिए, मतलब पायरुवेट टूट जाएगा, साथ में क्या देगा? एथेनॉल देगा। किसमें होती है ये? यीस्ट में होती है। तो एथेनॉल, और अगर आपको एनर्जी चाहिए, साथ में कार्बन ये चाहिए, तो यहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, आपको मैं बोलूं, अगर पायरुवेट को, जैसे हमारी मसल्स की सेल में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट टूट के आपको क्या देता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी देता है। समझ में आ गई बात को? बात को समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? और यहां पर आपका क्या बन रहा है? CO2 भी बनता है साथ में। तो पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं? तो डी तो हटा दो। अब दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो पायरुवेट से क्या मिले आप लोगों को, जैसे हमारी कोशिका में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पर पायरुवेट में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, हमको क्या देता है दोस्तों? एनर्जी देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, साथ में H2O भी। तो अगर पायरुवेट को इस चीज में कन्वर्ट करना है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए। मैं दोस्तों फिर से आपको टेबल बता देता हूं, यहां पर आप लोग देख लो। हमारी कोशिका में मैक्सिमम जितनी भी कोशिका है सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, बस यही ध्यान रखना है, लैक्टिक एसिड हो चाहे पायरुविक एसिड हो, पायरुविक एसिड हो चाहे लैक्टिक एसिड हो, दोनों ही क्या है? 3 कार्बन वाले अणु है। जैसे पायरुविक एसिड का फॉर्मूला देखोगे क्या है? पायरुविक एसिड का फॉर्मूला देखोगे क्या है? क्या है? ये है। तो इसमें भी देखो 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। सर फॉर्मूला ध्यान रखना है कि? देखो दोस्तों फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना, बट फिर भी अगर आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो। ये आपका पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है C3H4O3। ठीक है, 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। यहां पर क्या है आप लोगों का? 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन। किसमें? लैक्टिक एसिड में। ठीक है सर, आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं मिल रहा दोस्तों, फिजिक्स होगा तभी तो मिलेगा सुभाजीत जी। अभी तो हम लोगों ने केमिस्ट्री कंप्लीट किया है, बायोलॉजी चल रहा है, जब बायोलॉजी कंप्लीट होगी तब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे आ जाओ। अब दोस्तों अब मैं आपको कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने चाह रहा हूं। अभी तक हमने जो पढ़ा उससे संबंधित जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए मैंने वो करवाए। अब थोड़ा सा आगे चले हम लोग। दोस्तों कुछ मैं आपको 3-4 पॉइंट बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और दोस्तों इन पॉइंट से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। सर जैसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है? ठीक है, देखो जैसे आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या आप लोगों को मैंने कल बताया था क्या कि ये जो ट्रैकिया है ये 2 पार्ट में टूटती है, फिर आगे आप लोगों का बेसिकली और छोटे छोटे पाइप होता है। तो लंग्स में, मतलब इन पाइप के एंड में छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं एल्वियोली यानी वायुकुपिका। दोस्तों इस एक एल्वियोली को अगर आप लोग, मिलियंस में होती है एल्वियोली, ये छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं ना, मिलियंस में होते हैं आप लोगों के, दोनों अगर लंग्स की बात करो मिलियंस में होता है। दोस्तों इसका मेन काम क्या है? देखो एल्वियोली की सरफेस बड़ी है ना, इसकी सतह काफी बड़ी है ना, सरफेस एरिया काफी ज्यादा है ना, देखो कितना ज्यादा है। और इसके चारों ओर क्या होता है? ये ब्लड फ्लो कर रहा है। तो दोस्तों यहां से ऑक्सीजन आ सकती है, यहां से 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 आ सकती है। यानी दोस्तों एल्वियोली का फायदा क्या है दोस्तों? इसका सरफेस काफी बड़ा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? बताओ। तो आप मुझे बताइए हमारे लंग्स में देखो, क्या इस एल्वियोली का कुछ एरिया होगा क्या? हो सकता है सर 0.0003 मीटर स्क्वायर हो, कुछ भी इसका एरिया तो होगा ना। अरे जैसे मैं आपको बोलूं दोस्तों, कैसी बात करते हो आप लोग, जैसे मैं आपको बोलूं क्या इस क्यूब का, घन का कोई एरिया होगा क्या? एरिया, सरफेस एरिया, बिल्कुल ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा आप लोगों का? 6a स्क्वायर होता है ना एरिया, याद है? भूल गए?
जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं एक स्फेयर है, गोला है दोस्तों, इसका ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब मत बोलो, ये तो आप लोगों का होता है इसका वॉल्यूम, आयतन। सरफेस एरिया की बात करें इसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वैसे ही दोस्तों हर एल्वियोली का भी तो कोई ना कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सतही क्षेत्रफल होगा। अगर सारे एल्वियोली को दोस्तों अगर मैं मिला दूं ना, अगर सबका एल्वियोली को आप लोग फैला दो, सब एल्वियोली को फैला दो, तो दोस्तों आपको एरिया कितना मिल जाएगा आपको पता है? अगर आप लोग सारी एल्वियोली को स्प्रेड कर दो, फैला दो ना, तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया मिल जाएगा आपको। 80 मीटर स्क्वायर का मतलब बताऊं कितना है? जैसे मान लो कोई एक रेक्टेंगल है, कोई आयत है जिसकी लंबाई मान लो 20 मीटर है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, तो 20 चौके 80, तो इस इतने बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ना वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया? ये आपको एनसीईआरटी में विशेष ही लिखा हुआ है, ध्यान रखोगे। इस बार 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, ठीक है? ध्यान रखना दोस्तों, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा, इस बार पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि दोस्तों एक तो वो वाले एनिमल होते हैं जो कि जमीन पर रहते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, हम हो गए, है ना, हम भी एक प्रकार के एनिमल है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, ठीक है। एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली आपको पता है पानी में रहती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, सर आपने साइंस इतना जितना ही सिलेबस दिया है, क्या रेलवे परीक्षा में इतने सारे प्रश्न होंगे? बाहर से भी होंगे दोस्तों, यही होगा, आपको यही पढ़ना है। देवव्रत साहू जी आपने सारा पढ़ लिया कि जो मैंने पढ़ा दिया? अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता पड़ जाता कि पहली बात तो आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात आपको यह पता पड़ जाता कि जो सर ने पढ़ा है वो कम नहीं है। अभी आपने कवर करा ही नहीं दोस्तों, केमिस्ट्री खत्म करने में लग जाएंगे आपको 2 महीने। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो जो मैं पढ़ाऊं, तब जाके कमेंट करो, तब जाके बात करो, है ना? आ जाओ, क्योंकि एक एक चैप्टर कोई 4 क्लास लग रही है, कोई 5 क्लास लग रही है, आपने मुश्किल से गिनती के 3-4 चैप्टर भी अच्छे से नहीं करे होंगे। पूरी केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। आ जाओ, देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझो। तो दोस्तों रेस्पिरेशन की प्रोसेस सब में होती है। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? एनर्जी के निर्माण की एक प्रक्रिया है। एनर्जी मिलेगी कैसे किसी भी जीव को? जब उसकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, तब जाके उसकी कोशिकाओं को एनर्जी मिलेगी। तो ठीक है, तो इसलिए इसके लिए आप क्या करते हो? ब्रीदिंग करते हो। जैसे हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब ले रहे हैं सांस तभी तो एयर अंदर जाएगी, फिर से एयर से ऑक्सीजन कहां चल जाएगी? हमारी हर कोशिका में पहुंच जाएगी। दोस्तों मेरा ये क्वेश्चन है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी जो स्थलीय जंतु होते हैं, स्थलीय जो जानवर होते हैं, सर पिछले कोर्स में आपने 72 मीटर स्क्वायर बताया था, 72 से 80 मीटर पर स्क्वायर होता है, इतना ही होगा आप लोगों का, ठीक है? एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है? 72 भी आप लोगों का कई कई जगह 72 मीटर स्क्वायर दिया होता है, कहीं पर ये अगर एग्जाम में पूछेगा ना, बहुत दूर दूर ऑप्शन होंगे, 80 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? बिरजू कुमार जी सर आज क्लास नहीं करेंगे, हमको छुट्टी चाहिए। कोई बात नहीं बिरजू जी, चल जाइए आप, है ना? आ जाओ। क्लियर? अब मेरी बात समझो ध्यान से। आप मुझे एक चीज बताओ कि किस में रेस्पिरेशन की दर ज्यादा होगी, मतलब किस में ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी? कौन जल्दी जल्दी सांस लेगा मुझे बताओ? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो, जो जमीन पर रहने वाले जानवर है वो, या जो पानी में रहने वाले जानवर है, या मछली की बात करें वो? बताओ बताओ। बताओ बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताओ। देखो दोस्तों हमको पता है यार, हमारे चारों ओर जो एयर है ना उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, ठीक है? तो अगर हम लोग धीरे धीरे ब्रीदिंग लेंगे ना, मतलब कम एयर भी जाएगी ना, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इस एयर में बहुत सारी एयर है, इस एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है। लेकिन दोस्तों जो पानी के अंदर होता है, जैसे मछली, आप मुझे बताओ दोस्तों, पानी के अंदर, पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, घुलित होती है, कितनी कम होती है? तो उनको बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ती है, जिससे दोस्तों वो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी उनके बॉडी में पहुंचे, क्योंकि वैसे ही ऑक्सीजन कम है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा
चूंकि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, इसलिए दोस्तों जलीय जीव में सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होती है। कहां आप सोचो यार कि जो जमीन वाले जानवर उनको तो भागना भी पड़ना है, दौड़ना भी पड़ता है, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी सबको चाहिए दोस्तों। क्या ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए दोस्तों? तीसरा पॉइंट मैंने कल आप बिरजू कुमार जी को परमानेंट छुट्टी दे दे क्या? कल से परेशान हो रही है, इनको परमानेंट छुट्टी दे दे क्या? कभी क्या कमेंट करते रहता, कभी क्या अभी बोल रहे हैं सर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे छुट्टी चाहिए। पहली बात तो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने प्यार से आपको बोला कि बेटा कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। एक ही कमेंट बार बार करता जा रहा है, एक ही कमेंट बार बार करता जा रहा है, तो उनको परमानेंट छुट्टी दे दे कि अपन, मैं इनको कर देता हूं ब्लॉक। लो बिरजू कुमार जी आपको दे दिए मैंने परमानेंट छुट्टी, अब घर जाके आराम करो, ठीक है। सर मछली क्योंकि उसको बाहर निकालते तड़पने क्यों लग जाती है? क्योंकि दोस्तों मछली में होते हैं गिल्स, गलफड़े, जो ऐसे ऑर्गन है जो पानी में जो ऑक्सीजन है ना वो ले लेंगे अपने अंदर। अब दोस्तों मछली के अंदर अब वो गिल्स बाहर थोड़ी काम करेंगे दोस्तों, जैसे हमारे लंग्स है वो पानी के अंदर थोड़ी काम करेंगे। हमारे लंग्स बने ही नहीं है कि हम पानी के अंदर रह के पानी की ऑक्सीजन को ले सके। हमारे लंग्स बने हुए हैं जो एयर में जो ऑक्सीजन है उसको ले सके। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? आ गई? आ जाओ, चलिए आ जाओ। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जब आप लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो इस दौरान कैसे मूवमेंट होता है लंग्स का? मैंने बताया था क्या कल कि सर एक्सेलेशन के दौरान लंग्स का साइज कम होगा, कंप्रेस होंगे, एयर आपकी बाहर जाएगी। क्लियर है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक चीज आप लोग और ध्यान रखिए, कई बार पसलियों का मूवमेंट पूछता है और आप कंफ्यूज होते हो। कुछ भी नहीं होना कंफ्यूज, जैसे इधर देखो आप, अभी सांस छोड़ी अब सांस ली, देखो होता क्या है, ये कल आपने बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था डायफ्राम में क्या होता है ये। अभी तो आप लोग केवल देखो सांस लेने के दौरान क्या होता है, जब आप लोग इनहेल करते हो तो क्या होता है दोस्तों, ये आपका डायफ्राम नीचे आएगा। भाई पहले ऐसे था डायफ्राम, अब जब नीचे आएगा तभी तो लंग्स फैलेंगे, यानी अंदर का प्रेशर कम होगा और एयर आपके अंदर एंटर करेगी। तो सांस लेने के दौरान दोस्तों डायफ्राम आता है नीचे की ओर गति करता है, ये बात क्लियर है। पसलियों की बात करें, पसलियां कैसे गति करेगी दोस्तों? पसलियां ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती है। दोस्तों ये गलती मत कर देना। देखो जब एयर अंदर लेगा, देखो कब, देखो जब एयर, ये देखो पसलियां ऐसे फैल रही है क्या और थोड़ा ऊपर की ओर भी आ रही है क्या? सर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण के लिए क्या करेंगे अमित जी? वो बाद में आएगा, इधर नहीं आएगा अमित जी, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट वाला जो आप पार्ट बोल रहे हो, बताओ। देखो जब एयर आ रही है, अब देखना ये अब अंदर आएगी, देखो अंदर आएगी तो क्या रिब्स ऐसे उठ रहे हैं क्या? तो ध्यान रख लोगे क्या, जब आप लोग सांस लोगे इनहेलेशन के दौरान दोस्तों पसलियां जो होगी वो आप लोगों की ऊपर आएगी। सर मछली को बाहर निकल क्यों मर जाती है? बाहर तो ऑक्सीजन बहुत है। क्यों सर जी? क्योंकि बता दिया ना, उनके पास में लंग्स नहीं है। लंग्स एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं, उनके पास में गिल्स है, गलफड़ है जो पानी में से लेती है, तो उनके पास में वो लंग्स ही नहीं है, वो ऑर्गन्स ही नहीं है जो एयर में से ऑक्सीजन को निकाल सके, इसलिए मर जाएगी वो, ठीक है? जैसे हम पानी में जाएंगे तब हम भी मर जाएंगे, क्योंकि हमारे लंग्स दोस्तों पानी के ऑक्सीजन को ले ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? तो सांस लेने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर क्या करती है दोस्तों? गति करती है। ध्यान रखेंगे, है ना? आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो। और जस्ट उल्टा सांस छोड़ने के दौरान कहां पर हो जाएगा? पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर। लिख दूं यहां पर मैं, है ना? तो आप लोग अगर एग्जाम में अगर पूछ ले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो सांस लेने के दौरान यानी इनहेलेशन के दौरान मैंने यहां पर बात लिख दी, और एक्जेलेशन यानी जब आप लोग सांस छोड़ोगे ना, जब आप लोग सांस छोड़ोगे तो छोड़ने के दौरान क्या होगी? जो आपकी रिब्स होगी, पसलियां, वो अंदर की ओर आएगी और नीचे की ओर आएगी। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, हमको समझ में आ गया। आ जाओ दोस्तों, एक पॉइंट और बताऊं। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको पता है ब्रीदिंग रेट क्या होता है? ब्रीदिंग रेट क्या होता है? क्या आपको आपकी ब्रीदिंग रेट पता है क्या? ये देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या है? 1 मिनट में आप लोग कितनी बार सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो। जैसे मान लो मैं, जैसे 1 मिनट में मैं कितनी बार कर रहा हूं ये सांस लेना सांस छोड़ना, ये एक बार हो गया। फिर सांस लेना सांस छोड़ना, ये दूसरी बार हो गया।
तो 1 मिनट में मैं कितनी बार ये कार्य कर रहा हूं उसे ही बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। दोस्तों ध्यान रखिए, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, ये यहां पर ये सब कुछ मैं देखो हर एक चीज एनसीईआरटी कवर कराता हूं इस दोस्तों इस पॉइंट से, ये ना इस बार आप लोगों के रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पंकज जी बोल रहे हैं सर हैंड रिटन नोट्स अपलोड करा दो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम का, जैसे कोई बच्चा लिख के कंप्लीट कर लेगा तब आपके डाल देंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है। आ जाओ, देखो तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें किसी ह्यूमन बीइंग की, दोस्तों 15 से 18 टाइम ब्रीदिंग रेट क्या है, 15 से 18 इन अ मिनट, यानी हम लोग 15 से 18 बार क्या लेते हैं 1 मिनट में, ब्रीदिंग जो रेट है हमारी वो ये है। दोस्तों अब एक चीज मुझे बताओ, अगर आप लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, तो आपको एनर्जी की जरूरत है, तो आपकी सांस करते हो ना ऐसे बढ़ने लग जाती है ना, क्योंकि दोस्तों वो क्या हो रही है आपकी, आप लोग चाहते हो ज्यादा एयर अंदर जाए, जल्दी जल्दी आप लोग ब्रीदिंग करना चाह रहे हो जिससे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों अगर आप लोग बहुत हैवीली एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो ये ब्रीदिंग रेट 25 भी हो सकती है। 25 पहले तो क्या था 15 से 18, अब 25 भी हो सकती है। तो ये 15 से 18 हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेस्ट वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब आप लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। दोस्तों पॉइंट समझ में आया? चलिए एक पॉइंट में आप लोगों को और अच्छा ये पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवा दिया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसी से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया, बताओ 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है, ब्रीदिंग रेट पूछी गई बेसिकली, तो कितनी हो जाएगी 15 से 18 बार। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए यहां तक क्लियर है, आ जाओ। अब एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है ना, जिससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना, लेकिन 100% इस बार वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार ग्रुप डी में भी उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं था, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जिससे दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। देखो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कोशिका के पास में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, श्वसन प्रक्रिया होती है, तो उस दौरान क्या होती है, उसमें एनर्जी का निर्माण होता है। बात सही है क्या? बात सही है क्या दोस्तों? बेसिकली इस एनर्जी का वो यूज होता है ना, वो क्या करने में करता है, क्या करने में करता है, एटीपी बनाने में। या मैं बोलूं कि किसी कोशिका के पास में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो कोशिका उतना ही एटीपी बना पाएगी। और अगर मैं बोलूं ये H2O, ये एक मॉलिक्यूल, ये अणु बना कैसे, आप कैसे बताओगे? दोस्तों आवाज आ रही है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? है ना? हाँ देखो मैं वापस बोल देता हूं, अगर थोड़ा सा अटक गया था तो कोई बात नहीं है। देखो मेरी बात को समझो, मैं आपको यह बोलना चाह रहा था कि दोस्तों किसी भी कोशिका के पास में जो एनर्जी बनती है वो उसका यूज क्या करने में करता है, एटीपी बनाने में। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर किसी कोशिका के पास में एनर्जी ज्यादा है तो वो उतना ही ज्यादा क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, एटीपी के मॉलिक्यूल बनाएगा, एटीपी के अणु बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं अब ये एटीपी का अणु अगर किसी कोशिका के पास में बहुत ज्यादा है तो आप लोग बोलोगे कि सर उसके पास में, इसका मतलब ये है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। अब जैसे मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल, ये एक अणु कैसे बना, आप लोग बोलोगे कि सर एटीपी जो ये H2O है ना, ये जो मॉलिक्यूल वो किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली दोस्तों एटीपी कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। देखो एक होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जब इसमें एक फॉस्फेट जुड़ जाता है ना, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। क्लियर? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, ये एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का जो मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो जैसे मुझे एक चीज बताओ, एडीपी एक है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट,
इसमें अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है ना तो आपका क्या बनता है, एटीपी बनता है। लेकिन दोस्तों ये एडीपी में फॉस्फेट को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो हमको एनर्जी मिली उसका यूज हो गया कोशिका के अंदर जो एडीपी था उसमें फॉस्फेट जोड़ने के लिए। तो जब एनर्जी आपकी होगी कोशिका के पास में तभी तो क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे। ये इतना सा बात समझ में आई क्या, बात को आई क्या? आइए देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मैं आइए आपको एक एक चीज समझाता हूं, हिंदी दोनों में मैं आपको समझाऊंगा, आ जाओ। दोस्तों लिखा जा रहा है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेस। यानी दोस्तों कोशिका के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं क्या उसके लिए एनर्जी लगती है क्या, बोलो हां या ना। तो अगर किसी के पास में एटीपी के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटीपी के अणु जितने ज्यादा बने होंगे ना तो उस कोशिका में वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे, क्योंकि एटीपी वो काम कर देता है। एटीपी बेसिकली एक प्रकार की आप बोल सकते हो एनर्जी से ही तो बना है, मतलब इसमें एनर्जी है। क्लियर है क्या? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एडीपी में जब फॉस्फेट जुड़ेगा ये, ठीक है, व्हेन द टर्मिनल, हाँ बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है। एक चीज बता दूं दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको बोलूं कि यार पानी से बिजली मिल रहा है, या एक चीज मुझे बताओ, मैं आपको बोलूं कि हमको पेड़ से खाना मिलता है, पेड़ से हम लोगों को भोजन मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि पेड़ में से आपने एप्पल तोड़ा होगा, पेड़ में से आपने कोई फल तोड़ा होगा, या कोई पेड़ से कोई सब्जी ली होगी, तभी तो आपको पेड़ से भोजन मिला। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एटीपी बेसिकली क्या है, इससे एनर्जी मिलेगी, या मैं आपको बोलूं किसी कोशिका के पास में अगर एटीपी के मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके पास में एनर्जी। अब एनर्जी बनती कैसे है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझो। तो ये एटीपी में क्या जुड़ता है, जब वाटर जुड़ता है ना तो ये एटीपी टूटता है और आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो बस आप तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि एटीपी जब टूटे, है ना, जैसे देखो एटीपी बना कैसे, एडीपी में जब आपने फॉस्फेट जोड़ा ना तो ये क्या बन गया, एटीपी बन गया। क्लियर है क्या? तो एटीपी में जब ये टूटता है ना, एटीपी मतलब जब ये फॉस्फेट को अलग करते हो, जब ये टूटता है, सिंपल ये ध्यान रखो, एटीपी जब टूटता है तो कितनी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है। कितनी? 30.5 किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल अगर एटीपी टूटेगा तो इतनी एनर्जी मिलती है। बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है क्या? सर मैं आपको नहीं जानता था कि आप इतना मस्त पढ़ाते हो सर, आपके बारे में मेरे दोस्त बताया है। ओके सुशील कुमार जी, तो फिर सुशील कुमार जी आप किसको जानते थे ये भी बताइए। नहीं, मेरे को जानने का इच्छुक है। देखो आप क्लास में आके मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हो सर, आप बढ़िया पढ़ाते हो, लेकिन यार दोस्तों मैं तो 5-6 साल से यूट्यूब पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं, तो मतलब मेरे में मैं सोच रहा हूं अभी भी हो सकता है कुछ कमी रह गई, तो आप बताइए क्या इंप्रूव करें। कि मतलब कुछ बच्चे आके बोलते हैं सर जबकि मैं तो यार कंसिस्टेंटली इतने 5-6 साल से आपको पढ़ा रहा था, बताओ। फिर आप मेरे को नहीं जानते, तो सुशील कुमार जी किसको जानते थे वो भी बताइए, जिनसे मैं उनसे सीखूं कि यार ये टीचर क्या मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है क्या। वैसे मेरे को तो ये लगता है मैं दोस्तों 5 साल से पूरा कंसिस्टेंसी वो कर रहा हूं, आप जाके देख लो। ग्रुप डी 2018 ये सब पढ़ा है मैंने, एलपी टेक्नीशियन वगैरह सब। क्लियर? गुरुजी बच्चों को भी सेम होता है क्या ब्रीदिंग रेट, या थोड़ा ज्यादा होता है? दोस्तों सेम होगा। क्लियर है? चले आगे, चले आगे, आगे चले, आ जाओ। अब दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र की कुछ बीमारियां। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं क्या बोलते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ये हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, आ जाओ। चलो दोस्तों, पहला दोस्तों डिसऑर्डर है या पहली जो बीमारी है वो है आप लोगों की एम्फाइसीमा, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं वात स्फीति।
देखो दोस्तों होता क्या है, ये वात स्फीति बताऊं क्या है, बहुत आसान भाषा में समझाऊं क्या, समझाओ आ जाओ। देखो दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लो एयर जो आ रही थी आपके लंग्स में, वो बेसिकली दोनों लंग्स में कहां तक पहुंची थी, लास्ट में जो एल्वियोली है ना, वायु कूपी का है, वहां तक पहुंच रही थी। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप लोगों के है ना, देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। अगर मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो उनके एल्वियोली खराब हो जाएंगे, तो बेसिकली आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाएगी, नहीं जा पाएगी ना। या मान लो यहां पर कोई दिक्कत है जिससे एयर नीचे नहीं आ पा रही, तो ऑक्सीजन भी अंदर तक नहीं जा पाएगी। दोस्तों इसी समस्या को आप लोग बोलते हैं एम्फाइसीमा। तो दोस्तों जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। या कोई मान लो कुछ संक्रमण हो गया आपके लंग्स में, तो ये दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो आप लोगों का ये जो ऑक्सीजन होगी ना आपके ब्लड में नहीं जा पाएगी, इसमें आपके ब्रोंकियोल्स जो होंगे ना, इसमें रुकावट हो सकती है, या एल्वियोली आप लोगों की खराब हो सकती है। समझ में आ गई क्या मेरी बात को। तो फिर इस बीमारी को कैसे ठीक करोगे दोस्तों, ऑक्सीजन की थेरेपी चाहिए। ऑक्सीजन की थेरेपी का मतलब है ऑक्सीजन का मास्क पहनना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर लटकाना पड़ेगा जो ऑक्सीजन आपके डालता रहे, क्योंकि आपके लंग्स में इतनी ताकत नहीं है ना जो ऑक्सीजन वो आपके ब्लड में डाल पाए। समझ में आ गई क्या दोस्तों बात को, आ गई बात समझ में, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट बात आती है अस्थमा। दोस्तों अस्थमा में भी क्या है, ये आप लोगों के जैसे मान लो ट्रैकिया है, वायु नली है। दोस्तों ये जो वायु नली है ना, जिससे वायु नीचे आ रही है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है जिससे भाई अगेन ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंचेगी, आपको सांस लेने में तकलीफ आएगी। तो ये बीमारी क्या है दोस्तों, अस्थमा है। क्लियर है क्या। सर गुटखा खाने के नुकसान बताओ। विनीत जी आप खाते हो क्या, पहले ये बताओ तभी तो बताऊंगा मैं। नेक्स्ट है दोस्तों निमोनिया। दोस्तों ये डिजीज जो होती है ना, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है ना हमारी बॉडी में आता है और हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, लंग्स पे अफेक्ट करता है आप लोगों का। क्लियर है क्या। तो यहां पर होता क्या है, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपका हेल्दी लंग्स ऐसे, अगर किसी को निमोनिया हो जाएगा ना, तो दोस्तों ये जो एल्वियोली वगैरह हो जाएगा ना, इसमें एक लिक्विड भर जाता है, लिक्विड वगैरह भर जाता है, जिससे एल्वियोली आपके ढंग से काम नहीं कर पाएगी। क्लियर है क्या। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रोंकाइटिस। दोस्तों ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसमें भी जो व्यक्ति अधिक धूम्रपान करता है ना, तो उसके दोस्तों ये जो श्वसन पथ के झिल्लियों में सूजन आ जाती है। मतलब देखो ब्रोंकाइटिस में क्या है, ये आप लोगों की ट्रैकिया थी, ट्रैकिया से ये जो दो नली आपकी निकल रही है, जिसको आप लोग बोल रहे हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाई, इसमें सूजन वगैरह आ जाती है, इसमें सूजन आ जाती है। क्लियर है क्या, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। दोस्तों ये डिजीज भी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। दोस्तों ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है उसका नाम बता सकते हो क्या, उसका नाम है दोस्तों, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम डिजीज पढ़ेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। हम लोग आगे डिजीज रोग वाला चैप्टर अलग से पढ़ेंगे जिसमें सब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये ट्यूबरक्लोसिस डिजीज एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया दोस्तों अगर आपकी बॉडी में आ गया तो आपके लंग्स पे अफेक्ट करता है ये आप लोगों का। क्लियर है क्या। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया आप लोगों के लंग्स पे प्रभाव डालता है। क्लियर है क्या। चलिए तो ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा। अब हम लोग करें क्वेश्चन करें, बताओ श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, बताओ। देखो मेरी बात समझो, अगर मैं आप लोगों को एक ओवरऑल बताऊं तो हुआ क्या, हमारी जो कोशिका है ना, कोशिका के पास में ग्लूकोज था दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इससे आपका ये टूटेगा और आप लोगों को क्या देगा, एनर्जी देगा। सबसे पहला स्टेप में ग्लूकोज टूटता है, पायरोवेट, उसमें तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन बाकी में तो एनर्जी जरूरत होती है ना। तो कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप बताऊं ना मैं, ये होता है ना, आपका एक अणु ऑक्सीजन का, ये पूरा का पूरा एक अणु है, इसमें 6 आप लोगों के अणु जुड़े ऑक्सीजन से के, जिससे आप लोगों को मिली एनर्जी। साथ में दोस्तों वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स बने, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के भी क्या बने, 6 मॉलिक्यूल बने। ठीक है,
तो ग्लूकोज के एक अणु के साथ में ऑक्सीजन के कितने जुड़ रहे हैं? ऑक्सीजन के 6 जुड़ रहे हैं। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करिए। दोस्तों रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब क्या है? देखो मतलब जिस सरफेस से रेस्पिरेशन हो रहा है, बेसिकली एल्वियोली की बात हो रही है, क्योंकि एल्वियोली से ही तो दोस्तों ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है ब्लड में। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके इधर आ रही है। बताओ बताओ। तो बेसिकली ये सरफेस क्या है? अ मैकेनिज्म प्रेजेंट, इसमें कोई मैकेनिज्म हो रही है ना, जो कि एयर को या एयर में जो ऑक्सीजन है ब्लड में डाल रही है, ब्लड से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें ला रही है। तो दोस्तों कोई मैकेनिज्म हो ही रही है इधर, इस मैकेनिज्म को बोलता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन विसरण विधि से ये जो आपकी ऑक्सीजन होती है ना ब्लड में जाती है, ठीक है। सरफेस एरिया काफी ज्यादा है क्या? बिल्कुल दोस्तों इनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है। जनरली बॉडी के इनसाइड होती है कि बिल्कुल ये बहुत मोटी होती है कि नहीं? दोस्तों ये बहुत पतली है। ये आप लोगों का गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनेंगे बताओ? तो हर एक चीज अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी बना पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन करो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगभग 90% बच्चा जो वो होगा ना उसने गलत किया होगा। 90% बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा, आई एम डैम श्योर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? देखो दोस्तों सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों का ग्लूकोज आपका टूट जाता है पायरुवेट में। बात सही है क्या? बताओ बात सही है क्या? यहां तक बात क्लियर है? और क्या मैंने आपको बताया था कि पायरुवेट जो है वो कितने कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन वाला। बताओ। अरे पायरुवेट का भी मैंने फॉर्मूला बताया तो था, कितने कार्बन है देख लो ना, भूल गए क्या? पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। समझ में आ गया? चलो तो 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तीन कार्बन 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, ये पायरुवेट का फॉर्मूला है। अब दोस्तों बाद में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर पायरुवेट आप लोगों का और टूटेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा, साथ में वाटर भी देगा। अब एक कॉमन सेंस मुझे बताओ, यहां पर अगर 3 कार्बन है तो यहां पर भी 3 कार्बन होना चाहिए। तो CO2 3 कार्बन कैसे होगा? जब यहां पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो होगा। तो आप लोग बोलोगे 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 अणु बनेगी। ये बस एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, जो गलती कर सकते हो ये आप लोग। ठीक है आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएं, ठीक है बताओ। फेफड़ों में जो एल्वियोली है, कूपिकाएं है, उसके होने का क्या कारण है? दोस्तों आप तो बोल सकते थे कि सर लंग्स भी काम कर सकते थे। जैसे मान लो 2 लंग्स है सर, लंग्स में ना लंग्स के इधर ब्लड जाता, लंग्स दे देता। क्यों सर एल्वियोली क्यों है और उनके अंदर से ब्लड क्यों जा रहा है? क्योंकि दोस्तों एल्वियोली से सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा दोस्तों वहां से वो ऑक्सीजन डाल सकता है ना, उतना ज्यादा। तो एल्वियोली का पर्पज ही ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चले आगे। दोस्तों ये क्वेश्चन था आप लोगों का इस बार ग्रुप डी में आया। ये क्वेश्चन मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो कर दो। मुझे तो यार सारे ही सही लग रहे थे इसमें, लेकिन फिर भी मेरा मतलब मैं आपके सामने सारी चीजें बताना है। दोस्तों जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है ना, जैसे मान लो जहां से एयर अंदर जाएगी उसमें अंदर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप लोग बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया के काम क्या है? डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर स्टिक टू द सीलिया, कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में क्या वो सीलिया पे चिपक जाते हैं? कि बिल्कुल सही बात है यार। दोस्तों क्या यहां पर म्यूकस भी बनता है क्या? बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन्होंने बहुत सारे आंसर सही लग रहे थे मेरे को, तो बस इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है। मुझे नहीं पता क्यों दिया है, कि जो सीलिया होती है ना, क्लियर म्यूकस फ्रॉम द लंग्स एंड एयरवे टुवर्ड्स द नोज, है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ ही दो दोस्तों ना, आप परेशान रहते रहोगे आप, है ना। आप परेशान हो गए, इस क्वेश्चन को छोड़ दो एक बार, ठीक है। आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान एक्सेल करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? जब एक्सेल करते हैं तो लंग्स का साइज कम होगा, कल ही मैंने पढ़ा था, कम होगा, जिससे एयर बाहर निकलेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और लंग्स से जब होगा तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। डायफ्राम ऐसा होगा तभी तो वो लंग्स को कंप्रेस करेगा। क्लियर है क्या? और दोस्तों बहुत जनों को लगता है कि सर लंग्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी सारी की सारी। नहीं दोस्तों, कुछ रह जाती है, कुछ एयर का कुछ पार्ट आपका रह जाता है ना, ऐसा नहीं सारी की सारी निकल जाती है। क्लियर है क्या? कुछ पार्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा एयर में, एयर का, लंग्स में। ठीक है। पहले चरण में आरंभ में ऑक्सीश्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? दोस्तों मतलब उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, मतलब यानी जो ऑक्सीश्वसन में भी बन रहा है, जो अनऑक्सीश्वसन में भी बन रहा है। दोस्तों ऑक्सीश्वसन, जैसे मान लो किसी कोशिका के पास में ये है, उस कोशिका के पास में ऑक्सीजन है, तो दोस्तों ऑक्सीजन हो या नहीं हो, सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है? ग्लूकोज आपका टूटता है पायरोवेट में। ये पहला स्टेप है, इसमें चाहिए नहीं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जो मसल्स की सेल्स है इसमें ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरोवेट जो होता है ना, वो किस में टूटता है? किस में टूटता है? टूट के एनर्जी देता है, साथ में लैक्टिक एसिड भी बनाता है। चलो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूं। गैस का एक्सचेंज बेसिकली कहां पर हो रहा है? लंग्स की जो एल्वियोली है ना, वायु कुपिका, उसमें हो रहा है। यहीं से ही ऑक्सीजन आपके ब्लड में जा रही है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोल में यहीं से आ रही है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताओ, मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? देखो वर्णक किसको बोलते हैं? जिसकी वजह से रंग मिलता है। तो हमारे रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। सर इसके बारे में तो ज्यादा पढ़ाया नहीं, हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन फिर भी इधर लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से मिलता है, इसलिए हम लोग इसको पिगमेंट बोल रहे हैं। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि यार ब्लड में क्या होती है? आरबीसी, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन। बेसिकली वो ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है और सब जगह लेके जाता है। नहीं, रेस्पिरेशन में इस हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल दो आप लोग। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? बताओ, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? क्या होता है उसके अंदर? गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। केचुआ कहां से श्वसन करता है? अर्थवर्म। दोस्तों मैंने बताया था स्किन के माध्यम से वो ऑक्सीजन को अंदर लेता है। क्लियर, कल ही बताया था मैंने। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसका टेस्ट मैं अभी आप लोगों को डाल दूंगा। समझ में आ गई बात को? अरे आ गई या नहीं आई? आ गई। चलिए थैंक यू सो मच। अब 2 दिन है, ढंग से रिवाइज करना। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलती है, सैटरडे संडे मैंने आप लोगों को आपके रिवीजन के लिए दे रखे हैं। तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। पूरे वीक में जो भी हमने पढ़ा, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मंडे से। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है, सैटरडे संडे में आपको रिवीजन के लिए देता हूं। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया ना? यस बोलो। थैंक यू सो मच।